जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वेतन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी के वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ बताएंगे आप सभी क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पा रही। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो रहने वाला है आपका यहाँ पर एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉफ्टवेयर, है ना। बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं तो शानदार एक बेहतरीन क्लास को। अगर मैं इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये टॉपिक तो दिया ही नहीं है सिलेबस में, तो ऐसा नहीं है बच्चे, जो कंप्यूटर फंडामेंटल होता है उसमें भी हम इसे काउंट करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जितने भी दोस्तों ने जन्मदिन की कामनाएँ दी, बहुत धन्यवाद। हमारी आज के दिन हमें पता लगता है कि यही हमारी सच्ची कमाई है, जो आप सभी इतना प्यार देते हैं, है ना। तो बहुत-बहुत दिल से आभार आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, है ना, और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है? ठीक है जी, चलिए। है ना? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा, मैं आपको पहले भी बता चुका था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख तो पाते हैं, छू नहीं पाते, लेकिन हार्डवेयर को हम छू भी लेते हैं, है ना? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। पहला काम कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल करता है, तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करते हैं। देखो होता क्या है कि हार्डवेयर के हिसाब से सॉफ्टवेयर चलता है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से हार्डवेयर। कैसे? मान लो आपको क्या करना है कि आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है, तो सॉन्ग को प्ले करने के लिए आप पहले माउस की सहायता लेंगे, माउस से कर्सर को ले जाएंगे, जिस फोल्डर में फाइल होगी उसे ओपन करेंगे माउस से, और फिर जाकर के आप वहां से प्ले करेंगे। भैया सॉफ्टवेयर में है लेकिन कंट्रोल कैसे करें, हार्डवेयर से। अच्छा, एक ये हो गया, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्या कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करता है। कैसे? कि आपने अपने कंप्यूटर से कमांड प्रिंट छोड़ा, और प्रिंट छोड़ने से जो प्रिंटर जो हार्डवेयर है वो काम करने लग गया। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हो गई कि ये सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। ये लाइन जरूर याद रखना कि सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर डेटा और प्रोग्राम, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भैया इसे हम सॉफ्टवेयर को निर्देशों डेटा प्रोग्राम का सेट कहा जाता है। किसका सेट कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ स्टार्टिंग में, बट प्रॉपर चैप्टर अब आपका चालू हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये ना कहें कि थोड़ा हम जानते हैं, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, रिवीजन कर लो, लेकिन अब समझो यहाँ पर देखो। तो क्या है, हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। देखो जनरली सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? एक तो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन-कौन से? एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिंपल लगा दीजिए, क्लियर दिख जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इंटरप्रेटर है, जो कंपाइलर है, जो असेंबलर है, जो लोडर है, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? तो ये हमारे उदाहरण होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। किसके? ये हमारे उदाहरण होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एमएस पावरपॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, एमएस पेंट, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं? तो डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क फॉर्मेटिंग, स्कैन डिस्क, वायरस स्कैनर, ये सभी के सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी सिंपल है ना। तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको जो भी नाम लिखे हुए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जानते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सॉफ्टवेयर कितने के 3 प्रकार कौन कौन? सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा? यूटिलिटी। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अपना पढ़ रहे होंगे। देखेंगे कैसे? तो जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके, है ना, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर काम ही ना कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर चले ही ना, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करते हैं, है ना। तो ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। विदाउट विच द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क द प्रोग्राम दैट आर रिटन मेड टू रन द कंप्यूटर टू कंट्रोल इट, दे वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी असिस्टेंस। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक वो सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता के बिना, जिसके बिना कंप्यूटर चालू भी नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। ये कंप्यूटर को चालू करने के, उसे कंट्रोल करने का काम कर रहे होते हैं। उदाहरण जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, जेनिक्स, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सभी के सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने देखा होगा कि जब आपका फोन चालू होता है ना, जब आपका फोन स्विच ऑफ से ऑन होता है, तो आप देखेंगे उसमें आपकी फोन एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है। अगर एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड आएगा, आईफोन है तो आपका आईओएस लिखा आता है। तो ये एंड्रॉइड क्या चीज है? क्या अगर आपका फोन स्विच ऑफ है और आप उसे ऑन करो और एंड्रॉइड लिखा ना आए और कुछ भी लिखा ना आए, तो क्या कंप्यूटर फोन चालू हो जाएगा? नहीं होगा। यानी कि आपके फोन को या किसी भी कंप्यूटर को चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो एंड्रॉइड लिखा आता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है एक तरीके से। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 7 हो, 10 हो, 11 हो, सभी के सभी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम अगले पर आ जाते हैं जिसका नाम है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले का हमारा नाम है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो यूजर की, है ना, जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से थे? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो हो गए थे हमारे
सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो हो गए थे जो हमारे कंप्यूटर को चालू करने में मदद करते थे। अब क्या फ़ोन सिर्फ चालू हो जाने से आपके सारे काम हो जाएँगे? नहीं। आपको बाकी काम करने के लिए आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको बाकी काम के लिए उसमें इंस्टाग्राम डालना पड़ सकता है, ठीक है? तो वैसे ही वे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो हमारे वास्तविक कार्य को करते हैं। वो तो हमें सर्विस मिल गया, तो जो यूज़र की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं और इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ये स्वतंत्र नहीं। देखो 2 लाइनें हो गई यहाँ पर। एक लाइन थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या है? कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? लेकिन जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये वास्तविक काम करेंगे सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी डल पाएगा जब आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद होगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद ही नहीं होगा, तो आपका फ़ोन और आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा और जब चालू नहीं होगा, तो फिर आप उस एप्लीकेशन को कैसे चला सकते हो? नहीं चला सकते। यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से ही चल रहे होते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो नहीं चलेगा। यानी कि ये निर्भर है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है? उदाहरण तो हम देखेंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, वीडियो एडिटिंग ऐप, ये जितने भी नाम हैं हमारे, ये सभी के सभी उदाहरण होते हैं किसके? ये सभी के सभी। जैसे अगर मैं बताऊं आरडब्ल्यू ऐप, रोजगार वेद अंकित ऐप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक, ये जितने भी नाम हैं। ऐप का मतलब ये होता है एप्लीकेशन। ये जितने भी नाम हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे? तो हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी लोगो आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, चाहे वो पावरपॉइंट हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है? देख सकते हो जितने भी हैं, यूट्यूब हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सभी के सभी क्या है? एप्लीकेशन के उदाहरण हैं। चलो। इसके बाद तीसरा होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बहुत आसान शब्दों में समझोगे आप हर एक चीज़, है ना? तीसरा एक होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की रखरखाव, देखभाल कर रहे होते हैं। कौन से? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की देखभाल कर रहे होते हैं। तो जो कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट और मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं, व अशुद्धि से बचाते हैं, वे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। व्हिच इंक्रीज़ द स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, व्हिच हेल्प्स टू कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट एंड मेंटेन द कंप्यूटर एंड प्रिवेंट्स। उदाहरण एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, ड्राइवर और स्कैन डिस्क, ये हमारे उदाहरण हो जाते हैं किसके? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। आप देख सकते हो डिलीटिंग डेटा, डेटा को डिलीट करना, सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करना, सिस्टम को क्लीन करना, है ना? डिस्क डिफ्रैगमेंटर, यूजर अकाउंट प्राइवेट रखना, है ना? किसी डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, एंटीवायरस, ये जितने भी नाम हैं हमारे, ये जितने भी नाम हैं हमारे, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एक बार मुझे बताएँगे कि क्या आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर समझ में आए? अगर मैं एक बार बहुत क्विक और बहुत कम शब्दों में आपको रिवाइज़ कराऊँ, तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र नहीं है, इसके चलाने के लिए हमें इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है और इसके बाद, है ना? चलो, है ना? उसके बाद क्या होता है हमारा? उसके ठीक बाद होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की रख-रखाव, सुरक्षा, देखभाल करने का काम करता है। सर आप एक धीरे बोल रहे हो, कभी तेज़ बोले, भाई नहीं, मैं एक ही स्पीड में बोल रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं बढ़िया और तेज़ आवाज़ में बोलूँ, ठीक है? चलो, ठीक है? चलो, इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले जब हम तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? चलो, अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपनी किसी को पढ़ने की, अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ने की, किसे? सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ने की। तेज़ आवाज़ में बोलो, भैया मैं तेज़ आवाज़ में ही बोल रहा हूँ, है ना? मैं तेज़ आवाज़ में ही बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही क्या बताओ जल्दी से? बताएँगे क्या मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है आप सभी तक? ठीक है जी, चलिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम 2 भागों में बाँटते हैं। कितने भागों में? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, इन्हें हम 2 भागों में बाँट रहे होते हैं, 2 भागों में तोड़ रहे होते हैं और वो 2 भाग कौन-से हैं जी? तो आप कहेंगे एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हमारा ट्रांसलेट। कौन-सा? एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हमारा ट्रांसलेट। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, ठीक है? चलिए, सही आ रही है ना? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ट्रांसलेटर। तो पहले हम यहाँ पर ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले जो हम क्लास को शुरू करेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने ट्रांसलेटर के बारे में। ठीक है? ट्रांसलेटर, क्या काम करता है ट्रांसलेटर? क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? बताओ। जितना जानते हो, कंप्यूटर ट्रांसलेटर को छोड़ो, तुमने कभी भी अगर कोई ट्रांसलेटर शब्द सुना है ना? तो मुझे बता दो कि उस ट्रांसलेटर शब्द का मतलब क्या होता है? बताएँगे जल्दी। ठीक है? तो क्या होता है जी ट्रांसलेटर का काम? आप कहोगे भैया एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना ट्रांसलेटर का काम होता है। कैसे? बताओगे जल्दी से? देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी कहीं विदेश की यात्रा में जाते हैं, ठीक है? जब मोदी जी विदेश की यात्रा पर जाते हैं, तो उन्हें सब जगह की तो भाषाएँ नहीं आती होंगी, ठीक है? तो क्या है कि उनके साथ में एक ट्रांसलेटर होता है, वो क्या काम करता है जी? वो उस देश की लैंग्वेज को जानता है अच्छे से और वो हिंदी भी। तो वो अपनी बात को किसके पास रखता है? मतलब मोदी जो जो कुछ कह रहे हैं, वो वहाँ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वहाँ के नेता को बताएगा और वहाँ के जो कह रहे हैं, उसे हिंदी में कन्वर्ट करके यही लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये सारी भाषाएँ नहीं समझता। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू नहीं समझता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही भाषा समझता है, जिसे हम मशीनी भाषा या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कह लेते हैं। जिसे हम मशीनी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज भी कह देते हैं, सिर्फ़ वो इसे ही जानता है, ठीक है? जबकि आप और हम जो काम करते हैं, जो कोडिंग की जाती है, वो किसमें की जाती है? वो की जाती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में और कंप्यूटर जो सीखता है, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। किसे? जो आपका ट्रांसलेटर होता है
जो आपका ट्रांसलेटर होता है ये क्या काम करता है, तो हम कहेंगे हमारा जो ट्रांसलेटर है ये आपका HLL को LLL में बदलने का काम कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद HLL की फुल फॉर्म क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। LLL की फुल फॉर्म क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। तो HLL अगर हम देखें कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी, तो हम कहेंगे C++, जावा, फोर्ट्रॉन, बेसिक। ये सभी की सभी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, कैसी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल कौन सी होती है जी, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज में, इसमें ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज में काउंट होती है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि ट्रांसलेटर का काम क्या है। अब ट्रांसलेटर कुल होते कितने प्रकार के हैं, तो याद रखना ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, एक कंपाइलर, एक असेंबलर और एक इंटरप्रेटर। क्या यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ गई, अगर आ गई हैं तो एक बार यस करके मुझे बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो इनमें सबसे पहला ट्रांसलेटर है जिसका नाम है कंपाइलर, इसके बारे में कुछ जानो, क्योंकि अभी हाल ही में पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, और वहां पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वहां पर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कंपाइलर करता क्या है। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है, उसे एक साथ ही कन्वर्ट करता है यानी कि ट्रांसलेट करता है, और जितनी भी गलतियां उसमें होती हैं उन्हें एंड में बताता है। क्या, अभी जब आप कंपेयर करोगे तो याद हो जाएगा। यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा में बदल देता है, इट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू असेंबल बाइनरी लैंग्वेज। यह एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है, आखिरी में गलतियों को बताता है, और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को मशीन लैंग्वेज या फिर मैं कहूं तो लो लेवल लैंग्वेज में, है ना, या फिर मैं कहूं तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम और सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, और ये काम किसका है हमारा, ये काम है कंपाइलर। ठीक है, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करके काम कर रहा है। अच्छा, इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या है जी, असेंबली भाषा को बाइनरी या मशीन भाषा में बदलने के लिए। असेंबलर क्या होता है हमारा, तो हम कहेंगे कि असेंबली भाषा को बाइनरी या मशीन भाषा में बदलने के लिए, और वर्तमान में अब इसका यूज नहीं होता। इसके बाद तीसरा एक आता है हमारा इंटरप्रेटर। कौन सा, तीसरा एक आता है हमारा इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का क्या काम है जी, ये पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, और लाइन बाय लाइन ही ट्रांसलेट करता है, और लाइन बाय लाइन ही गलतियां बता देता है। बस ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आप इसे फिर ट्रांसलेटर को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो। तो एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है, यह पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, और यह गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद में ही क्या कर देता है, बता देता है। बस ये तीन बातें आपको याद रखनी थी। कौन कौन सी, दोबारा मैं बता देता हूं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा, कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा, एक साथ ट्रांसलेट करेगा, और एक साथ गलतियां बताता है। जबकि है ना, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कंपाइलर एक साथ, लेकिन जो आपका कौन सा असेंबली है, असेंबलर है, ये क्या काम करता है कि असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलता है। और इंटरप्रेटर जो है, ये प्रत्येक लाइन एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही बाइनरी भाषा में बदलता है, और यह पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। इट रीड्स द एंटायर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, और ये गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद ही बता देता है। ठीक है, लाइन पढ़ने के बाद ही इन गलतियों को बता देता है। तो जो बातें अभी हमने उन तीन में पढ़ी, वही बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन, कैसे, देखो इस चार्ट के माध्यम से। अगर आपसे पूछे कि सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, तो देखो कहाँ है, कंपाइलर। अगर आपसे कहे प्रोग्राम कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम किसका है, कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है, कंपाइलर। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कहे निमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, तो असेंबलर। असेंबली कोड को मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है, तो वो भी हमारा असेंबलर का। तो ये तो लाइनें याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो इन लाइनों को भी मैंने लिखित करके दे दिया है आपको, है ना। इन दोनों बातों को भी लिख कर दे दिया है कि हाई लेवल लैंग्वेज सिक्योर कोड प्रोग्राम कोड में से मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कंपाइलर की होती है। असेंबली लैंग्वेज और निमोनिक कोड में से मशीन कोड में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, असेंबलर की। तो अभी तो जानी है ये बातें आपने, है ना। निमोनिक कोड को मशीन कोड बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, असेंबलर का। तीन, वो जो सी लैंग्वेज है आपकी, ये कौन सी है, ये 1972 में डेनिस रिची ने बनाई थी सी लैंग्वेज, और जावा लैंग्वेज को 1995 में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाया गया था। कब, 1995 में जेम्स गॉसलिंग। तो एक बार मुझे यस और नो करके बता देंगे कि क्या आपको तीनों ट्रांसलेटर समझ में आ गए, बताएंगे क्या आपको तीनों के तीनों ट्रांसलेटर यहाँ तक समझ में आ गए, यस और नो। बताएंगे एक बार सभी दोस्तों, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। सिर्फ शंकर भैया मैंने क्या चीज़ नहीं अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे बता सकते हो। हर 2 मिनट बाद तो बाबू मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको समझ में आया, उसका पूछने का कारण क्या है, यही तो है। अब सारे टॉपिक एक जैसे नहीं हो सकते बच्चे, कुछ टॉपिक समझने में बहुत आसान हो सकते हैं, और कुछ टॉपिक आपको समझने में थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन समझना तो हमें ही है। ठीक है, तो इसमें स्पीड बताओ कहाँ पर है। अभी मैंने जितनी भी बातें आपको बताई, इसमें आपको क्या चीज़ ऐसी लगी जो स्पीड में थी, बताओ। भैया का मुझ पे ब्लेम है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। बताओ, पहले इस ब्लेम को ही खत्म कर लेते हैं। क्या ऐसा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, जो भी शुरू से अब तक पढ़ा है एक बार पूरे का रिवीजन कर लेते हैं। क्या जी, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को हम ऐसे कहते हैं कि मान लो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ डेटा और सेट ऑफ कोड भी हम यहाँ पर कह रहे होते हैं, है ना। तो किसका समूह आप देख सकते हैं कि निर्देशों का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ डेटा और सेट ऑफ प्रोग्राम भी हम इसे कह देते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, ये हमारे कंप्यूटर की देखभाल करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? ये हमारे कंप्यूटर की देखभाल हमारे कंप्यूटर की मतलब एक तरह से मानो कि बिना इसके कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हैं। कौन-कौन से? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है यूटिलिटी। तो जो हमारे कंप्यूटर को या हमारे फ़ोन को चालू करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिना नहीं चल सकता। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है जी? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे वास्तविक कार्य करता है। जैसे फोटोशॉप हो गया, गूगल आपका कोई हम कह सकते हैं गूगल क्रोम हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया। ये सभी के सभी व्हाट्सएप, रोजगार, वेतन के ऐप, ये सभी के सभी क्या है हमारे? तो हम कहेंगे ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो वे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर की रख-रखाव करते हैं, रक्षा करते हैं। हमें बताते हैं कि तुम्हारा स्टोरेज बहुत कम रह गया है, इसे सही कर लो। हमें बताते हैं कि आपके कंप्यूटर वायरस आ गया है, इसमें एंटीवायरस डालो, इसे सही करो। तो ये सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? हमारी यूटिलिटी। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हमने आपको बता दिए। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार यस करके मुझे बताएँगे। ठीक है, चलो। तो ये तीनों बातें जो मैंने यहाँ पर लिख कर के बताई थी, ये मैंने मुँह ज़ुबानी रिवाइज़ करा दी। ठीक है, चलो। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो अब पहले हमने तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में धीरे-धीरे जान लिया, है ना? एक-एक नाम करके हमने तीनों के बारे में जान लिया। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? अब हम आ जाते हैं अपना, है ना? अब हम आ जाते हैं शुरुआत से सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं जी? तो हम कहेंगे भैया जी सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है ट्रांसलेटर। तो पहले हम ट्रांसलेटर के बारे में बात कर रहे थे और ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? तो हम कहेंगे ये एचएलएल को एलएलएल में बदलने का काम करता है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है हमारा? तो वो ट्रांसलेटर का है ना? और एचएलएल यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन-सी होती हैं? तो हम कहेंगे सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोरट्रॉन, बेसिक। और लो लेवल लैंग्वेज कौन-सी होती है हमारी? तो हम कहेंगे मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज ये। ठीक है? अब ट्रांसलेटर को कितने भागों में बाँटा जाता है? तो आप कहेंगे कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। यहाँ पर 3 प्रकार से ट्रांसलेटर को बाँटा जाता है। कैसे-कैसे? कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। अब अगर मैं इसमें सबसे पहले कंपाइलर की बात करता हूँ, किसकी? सबसे पहले अगर मैं कंपाइलर की बात करूँ, तो भाई कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है ना? एक साथ उसे क्या है ट्रांसलेट करता है और आखिरी में गलती बताता है। ठीक है? एक साथ क्या करता है? एक साथ गलती बता रहा होता है। इसके बाद असेंबलर, तो असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलने के लिए, और इंटरप्रेटर तो एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है और ये पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और यह गलतियों को पढ़ने के बाद ही बता देता है। क्या कर देता है? ये गलतियों को पढ़ने के बाद ही हमें बता भी देता है। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो कंपाइलर है हमारा, ये क्या काम कर रहा है? सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का। प्रोग्राम कोड पूछे तो ऑब्जेक्ट कोड में, हाई लेवल लैंग्वेज पूछे तो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है जी? चलो। निमोनिक कोड अगर आपसे पूछे तो वो असेंबलर कोड में बदलने के लिए, असेंबलर उसके लिए यूज़ होता है। मशीन कोड को, निमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। तो अभी तक मैंने जो भी बातें पढ़ाई वो आपने समझ ली। दोबारा से रिवीजन करके समझ में आ गई, बताएँगे? तो बताएँगे आप मुझे एक बार जल्दी से, कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, यस और नो? आ गई यहाँ तक की बातें समझ में? चलिए, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर अभी-अभी आपको जैसे कि बताया कि सॉफ्टवेयर को हम 3 भागों में बाँटते हैं, कौन-कौन से? तो एक था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन-सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है? चलो, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें 2 भागों में बाँटते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के तीनों नामों के बारे में हमने डिटेल में जान लिया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड पर्पस, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, ये भी आगे जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसलेटर को कर चुके हैं पूरा, ट्रांसलेटर कर चुके हैं पूरा, और अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी? अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे, है ना? अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो किसकी करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो कंप्यूटर में ओएस से हमारा मतलब क्या होता है? तो ओएस से ही हमारा तात्पर्य ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। किससे? ओएस से ही हमारा तात्पर्य ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन-कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर, ठीक है? चलिएगा, तो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? सभी लोग बता रहे हैं? चलो, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा है सॉफ्टवेयर ही, और सॉफ्टवेयर में भी कौन-सा? सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका? सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जो कि कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य एक ब्रिज यानी कि एक इंटरफेस का काम करता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये यूज़र और किसके कंप्यूटर या फ़ोन के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। यानी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो हम अपने फ़ोन को, हम अपने कंप्यूटर को चला ही ना पाएँ। क्योंकि अभी तक तो हमने नाम लिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है कौन-सा? एप्लीकेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंप्यूटर नहीं चल सकते या ना फ़ोन चल सकता, क्योंकि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य सेतु यानी कि ब्रिज की तरह कार्य करता है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग होता है। कौन-सा? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है, और यह प्रोग्राम का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ये बात तो सबको पता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, और ये प्रोग्राम्स का एक ग्रुप है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स और ऑपरेशंस को क्या करेगा दोस्त? मैनेज करेगा, है ना? मुझे सभी के कमेंट बहन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबके पढ़े नहीं जा सकते क्योंकि क्लास भी इंपॉर्टेंट है। तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस।
ठीक है। उदाहरण अगर अभी सब चीज भले ही थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, क्लास खत्म होगी, एक एक चीज आपके दिमाग में घुस चुकी होगी, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है, देखेंगे उदाहरण कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो एमएस डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये जितनी भी विंडो आती हैं आपकी, ये सभी की सभी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब बात आती है, देखो जितने भी उपकरण हैं, जितने भी हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, वो किससे जुड़े हुए हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, आपकी, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यहाँ पर दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एक तो होता है हमारा सीयूआई या टीयूआई बेस्ड। कौन सा? एक होता है सीयूआई बेस्ड, इसी सीयूआई को हम टीयूआई भी कह देते हैं, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। एक होता है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हुआ क्या कि जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर बनाए गए थे तो उसमें ऐसे गाने, गेम, ये चित्र नहीं आते थे, तब सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग से संबंधित काम होता था। ठीक है, तो पुराने टाइम पर जो सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? हमारा इन्हें कहा जाता था आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना। क्या कहा जाता था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता था। और टीयूआई को क्या कहा जाता था? तो हम कहेंगे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस कहा जाता था। क्या? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस कहा जाता था। ठीक है, चलो उदाहरण एमएस डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, इनमें चित्र नहीं आते, इनमें फोटो नहीं आते, ब्लैक कलर की स्क्रीन रहती है, उस पर हमें टाइप करना रहता है, कीबोर्ड का यूज होता है। तो ये किसके उदाहरण है? ये हमारे सीयूआई यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और कैरेक्टर यानी कि कोई अक्षर यानी कि टेक्स्ट, तो इसी को हम टीयूआई यानी कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं। इसके बाद नाम आता है हमारा जीयूआई का। तो जीयूआई क्या है जी? हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। और इस जीयूआई के उदाहरण कौन से हैं? तो विंडोज, मैक, अवंटू, यूनिक्स, जीयूआई आदि। यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये है जो आप देख पा रहे हो अपने फोन में, कोई भी चित्र, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो जो आप देख पा रहे हो, वो इस जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कैसा? जीयूआई बेस्ड। अगर ये जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो आप आज क्लास नहीं देख पा रहे होते लाइव। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? यस और नो बताइएगा, बताएंगे एक बार यस, तभी हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए हमारे सीयूआई और टीयूआई बेस्ड। अगर मैं सीयूआई के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का प्रयोग होता है, माउस का प्रयोग ही नहीं होता, है ना। सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज होता है, माउस का यूज नहीं होता। ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, ओनली वन विंडो वर्क एट अ टाइम, यानी कि एक बार में एक ही काम कर सकते हो। जबकि आप अभी अपने कंप्यूटर में एक तरफ रोजगार संगीत एप्लीकेशन, एक तरफ गूगल, एक तरफ यूट्यूब, एक तरफ इंस्टाग्राम, सब कुछ खोले बैठे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ओनली वन विंडो और कमांड बेस्ड होता है। यानी कि जो सीयूआई बेस्ड है, इसे याद करने के लिए, इस पर काम करने के लिए हमें क्या देनी होती है? हमें कमांड देनी होती है। क्या? हमें यहाँ पर कमांड की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे सीयूआई टीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो काम होता है वो कुछ ऐसे होता है, टाइपिंग से संबंधित सारा। ठीक है, एक बार इंटू लगाएंगे, देखो कुछ खास बातें इसकी। कीबोर्ड यूज ओनली, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ फाइल्स किसे कहते हैं? डायरेक्टरी, यानी कि फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी की कोई आकृति नहीं होती और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। बहुत सारी डायरेक्टरी की मेन डायरेक्टरी को मेन डायरेक्टरी कहते हैं। प्रॉम्प्ट ये एक सिग्नल होता है जो ये दिखाता है कि कमांड आने वाली है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है? ये हमारा पहचान होगी सीयूआई या टीयूआई बेस्ड की। इसके बाद हम बात करते हैं जीयूआई बेस्ड की, है ना। इसके बाद हम बात किसकी करते हैं? जीयूआई बेस्ड की। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसे चलाना आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल 2-2 महीने के तो नहीं, लेकिन 2-2 साल के जो बच्चे हैं, 3-3 साल के जो बच्चे हैं, वो रील्स देखते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं और इतना देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, है ना। फोन छीन लो तो रोने लगेंगे। तो वो कैसे चलाना सीख गए? क्या अगर आप उन्हें बचपन में कह देते ये कमांड याद कर ले, वो कर पाता? नहीं कर पाता। यानी कि सीयूआई बेस्ड कठिन था, लेकिन जब जीयूआई बेस्ड आया तो ये बहुत कारगर साबित हुआ आपका। और ये कैसा था हमारा? ये समझने में बहुत आसान था, अट्रैक्टिव लगता था, क्योंकि चित्र फोटो आते थे। ये उस टाइम की बात हो रही है जब ये चीजें नहीं थी। इसमें सॉफ्टवेयर का भी यूज होने लगा, बहुत सारे काम यूज होने लगे, और मैनी विंडोज ओपन इन वन टाइम, यानी कि एक बार में आप कई सारे एप्लीकेशन को यहाँ से भी खोल सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है जी। इसके बाद पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन को हम क्या कहेंगे? तो जब हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, जब हम अपनी सबसे पहले जो डेस्कटॉप होता है उसे खोल लेते हैं, तो उसे उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। फोल्डर क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है ना। कलेक्शन ऑफ फाइल क्या कहलाएगा दोस्तों? तो हम कहेंगे फोल्डर कहलाता है। शेप में होते हैं फोल्डर, और फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। क्या? फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर रखने को हम सब फोल्डर कह रहे होते हैं। हालांकि ये सभी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका? टास्क बार के बारे में बताओ एक बार बताएंगे कि क्या ये सभी चीजें मैंने आपको बताई या नहीं बताई? दिमाग लगाओ, जोर से लगाओ, बताओ। जितने भी दोस्त हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं उम्र भर उम्र ऋणी रहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कि जो सबसे नीचे की पट्टी होती है इसे हम टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, बीच में टास्क बार का आइकन होता है, और राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन एरिया देखने के लिए मिल जाता है। चलो, इसके बाद हम अगर यहाँ पर बात करें, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं। क्या है? कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस। यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉइड और आईओएस, ये सभी के सभी क्या है हमारे? ये सभी के सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम आ जाते हैं पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए, जिसका नाम है एमएस डॉस। एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस का जो पूरा नाम है मेरे भाई वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एमएस डॉस को 86 डॉस के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? 86 डॉस के नाम से भी इसे जाना जाता था। और इन्हें इसे 1981 में लॉन्च किया गया था। किसे? एमएस डॉस को। ये टीयूआई या मैं कहूँ सीयूआई पर काम करता है, और ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता, जैसे मूवी, वीडियो गेम आदि इनमें नहीं चलती हमारी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एमएस डॉस है। फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 86 डॉस के नाम से लॉन्च हुआ, पहले टीयूआई आया। ये क्या है आपका? यह टीयूआई पर कार्य करता है। फिर आया हमारा क्या चीज?
है ना? तो जो एमएस डॉस होता है वो किस पर काम करता है आपका टीयूआई पर, तो ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता, है ना? और इसे याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसे याद रखने के लिए हमें याद रखनी पड़ती है कमांड, नहीं तो इसे चलाना कठिन है। एक बार में एक ही विंडो खुलती है, ओनली वन विंडो वाज़ ओपन एट टाइम। इसमें रिफ्रेश कीबोर्ड प्रयोग में आता था, माउस का यूज़ नहीं होता था, यानी कि जो आपके ये वाला काम होता है इनमें हमारा डॉस वगैरह में माउस का यूज़ ना करके कीबोर्ड का यूज़ करते थे। ठीक है जी? चलो, इसके बाद हमारा अगला आ जाता है एक इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एमएस विंडोज़। क्या नाम है? जिसका नाम है एमएस विंडोज़। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि एमएस विंडोज़ की फुल फॉर्म क्या है? देखो एमएस की फुल फॉर्म तो हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये है हमारी माइक्रोसॉफ्ट की फुल फॉर्म, ठीक है? ये किस पर आधारित था? जीयूआई पर कार्य करती थी। जीयूआई यानी कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। जीयूआई का अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है। पहली बार विंडोज़ की घोषणा 1983 में हुई। कब हुई थी? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो विंडो पहली बार आने वाली है, इस बात की जो घोषणा मात्र हुई है वो 1983 में हुई थी, और पहली 1985 में आई थी। कब आई थी? 1985 में। विंडो की कुछ लिस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि कई बार सवाल ऐसे पूछा गया है कि बताएं विंडोज़ का ये वाला वर्जन किस वर्ष आया, तो ध्यान से देखेंगे विंडो 1.0 आया 1985 में, कैलकुलेटर, एमएस पेंट, वर्ड प्रोसेसर, ये चीज़ें इसके अंदर दी गई थी, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं विंडोज़ 2.0 की, कब आया? 1987 में, और ये क्या है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ गया और वीजीए केबल का यूज़ होने लगा। फिर विंडोज़ 3.0 1990 में आया, जीयूआई पर आधारित, किस पर आधारित? जीयूआई पर आधारित। इसके बाद विंडोज़ 3.1 1992 में आया, 1 एमबी रैम और 13 एमबी की हार्ड डिस्क के साथ, जितना सपोर्ट कर सकता था, 1 एमबी रैम और 13 एमबी की 15 एमबी की हार्ड डिस्क के साथ। विंडोज़ एनटी कब आई? 1993 में, न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज़ 95 कब आई? 1995 में। विंडोज़ सीई कब आई? तो 1996 एम्बेडेड कॉम्पैक्ट। अगर आपसे पूछे कि विंडोज़ सीई में सीई से आपका क्या तात्पर्य है, तो आप क्या कहेंगे? एम्बेडेड कॉम्पैक्ट, है ना, कॉम्पैक्ट। विंडो 98 कब आई? 1998 में। विंडो 2000 और विंडो एमई। एमई से हमारा मतलब होता है मिलेनियम एडिशन। एमई से हमारा मतलब क्या होता है? मिलेनियम एडिशन। विंडो एक्सपी कौन सी है? 2001। विंडो विस्टा कौन सी है? 2006। विंडो 7 कौन सी है? 2009। विंडो 8 कौन सी है आपकी? 2012। विंडो 10 कब लॉन्च हुई? 2015। विंडो 11 कब लॉन्च हुई? 24 जून 2021। विंडो 12 कब लॉन्च हुई? मार्च 2023। कब लॉन्च हुई आपकी? मार्च 2023। तो यहाँ पर हमने अपने जितने भी हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हो सकते थे, वो अधिक से अधिक हमने यहाँ पर कवर किए, है ना? तो यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ माइक्रोसॉफ्ट का ये जो आपका वर्जन है ये किस वर्ष आया था? ऐसे भी कभी-कभी पूछा जा सकता है। तो बताएंगे यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं सब लोग? ठीक है? चलो। तो आप कहेंगे सर इतना सारा याद कैसे होगा? तो एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? एलिमिनेट कर लेंगे फिर इन चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ गई हो तो एक बार जहाँ तक पहले समझ में आ गया तो उसके आगे का रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि आज की क्लास इतनी ही बच रही है ना? क्या ये सभी चीज़ें आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं? क्या ये सभी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं? तो क्या अब हम यहाँ पर कल की क्लास में मुलाकात कर सकते हैं अपनी? एक बार येस और नो करके मुझे बता देंगे, है ना? और मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग दे रहे हो कि नहीं दे रहे, क्विज़ वगैरह ज़रूर देते रहो भाई, वो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम हॉल में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपको आते तो होंगे, लेकिन आप उन्हें कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण यही रहता है कि प्रैक्टिस कम करना, मॉक टेस्ट कम करना। ठीक है? तो बताएँगे मुझे यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई आपको सभी के सभी सॉफ्टवेयर की? ठीक है जी, बिल्कुल। तो हमारी क्या है यहाँ पर, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। बहुत अच्छा लगा देख करके कि आपने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे मैसेज दिए। हो सकता है कि सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया हो, टेलीग्राम पर मैसेज किया हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज किया हो, स्टोरी भी लगाई हो। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि सबके जवाब दे पाऊँ, सबको रिप्लाई कर पाऊँ, बट अगर कोई भी चूक जाए तो भाई मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आपका प्यार ही इतना ज़्यादा है कि सभी को रिप्लाई कर पाना संभव भी नहीं है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे। जय श्री कृष्ण।